Good morning, student. I am Gopi Srivastav, and today I am starting a new chapter of Account Class 12. Goodwill, Nature and the Valuation. इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे गुडविल और उसके नेचर और वैल्यूएशन के बारे में। 99% जो स्टूडेंट होते हैं इस चैप्टर में बच्चे बहुत ही कंफ्यूजन रखते हैं सिर्फ वर्ड गुडविल को लेकर। अगर इस वर्ड गुडविल को we can understand easily, then we can make the questions also in easy way. So firstly we have to understand the meaning of goodwill. Then we discuss about the nature and the valuation. So this chapter is very important for the class 12 student. Let's understand the meaning of goodwill. And this chapter, goodwill, is chapter 3 according to T.S. Agrawal book and chapter 2 according to D.K. Goel. तो इस चैप्टर में कंटेंट क्या क्या है? सबसे पहला कंटेंट अगर आप देखें तो मीनिंग ऑफ गुडविल है, फिर कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स ऑफ गुडविल है, फिर नीड है, फिर फैक्टर अफेक्टिंग है, क्लासिफिकेशन है, फिर मेथड है। एंड द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फ्रॉम दिस टॉपिक मेथड देयर आर मेनी क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जाम, बट टुडे दिस इज आवर फर्स्ट क्लास ऑफ दिस वीडियो. So we are going to talk about the theory concept of this chapter. Let's understand the firstly about the meaning of goodwill. Goodwill is intangible assets which places an enterprise at an advantage due to which the enterprise is able to earn higher profit without putting extra effort. देखिए 90% से 99% बच्चे जो है गुडविल जो वर्ड है उस वर्ड को लेके बहुत ही कंफ्यूजन रखते हैं, उन्हें जल्दी गुडविल समझ में ही नहीं आता है। तो मैं आपको बताता हूँ एक एक पॉइंट एक एक लाइन का, ताकि अगर गुडविल अगर अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको इस चैप्टर को बनाने में ज़्यादा दिक्कत ज़्यादा प्रॉब्लम कहीं नहीं होगा। सो गुडविल है क्या? देखिए यहाँ लिखा है कि गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट्स है। आखिर क्यों इसे इनटेंजिबल एसेट्स कहा गया है, वाई? और इसे समझने के लिए मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा। देखिए मान लीजिए मार्केट में स्वीट शॉप सिर्फ 2 है। थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि मार्केट में स्वीट शॉप कितना है, मतलब मिठाई का दुकान सिर्फ 2 है। एक ए है, एक बी है। एक ए है और एक कौन है? बी है। अगर ए और बी के बारे में बात करें तो देखिए ए जो है स्वीट शॉप है, मतलब वो मिठाई बेचता है और वो ईयरली मतलब साल का हर साल वो 1.5 लाख रुपया प्रॉफिट कमाता है, 1.5 लाख रुपया। और वहीं बी का बात करें तो जहां ए बहुत पुराना बिजनेसमैन है, बहुत दिन से वो स्वीट बेच रहा है, बहुत पुराना है, तो उसने 1.5 लाख रुपए कमाया। उसी मार्केट में एक और शॉप आ जाता है जो स्वीट शॉप खोलता है और स्वीट को बेचता है, सेल आउट करता है।
और उसे सिर्फ प्रॉफिट जो है 50,000 रुपया होता है, 50,000 होता है। आखिर क्यों? जबकि नंबर ऑफ पीसेस जो है स्वीट का दोनों इक्वली बेचता है, जितना ए बेचता है उतना ही बी बेचता है, पर प्रॉफिट जो है दोनों का बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। वी कैन सी दैट द प्रॉफिट ऑफ ए इज 3 टाइम ऑफ बी। मतलब यहाँ पे 3 गुना प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है। ए का 3 गुना प्रॉफिट क्यों है? बी का सिर्फ 50,000 ही क्यों है? बताइए। तो यहाँ पे है सवाल न्यू और ओल्ड का, न्यू और ओल्ड का। ओल्ड, देखिए जो पुराना होता है उसका एक रेपुटेशन बन जाता है मार्केट में। वो बहुत दिन से दुकान को चला रहा है, बहुत दिन से मिठाई को बेच रहा है, तो लोग उसे जानने लगते हैं। और अगर वो अच्छा क्वालिटी बेचता है जैसे स्वीट का, तो वो और फेमस हो जाता है। तो गुडविल, उसका एक रेपुटेशन होने का बहुत सारा कारण हो सकता है वो अच्छा क्वालिटी बेचता हो सकता है वो बहुत पुराना हो। तो एक रेपुटेशन के कारण उसका जो सेल है वो आप देख सकते हैं ज़्यादा हो रहा है, और उसे प्रॉफिट जो है 1.5 लाख रुपए मिल रहा है। वहीं बी का जो प्रॉफिट सिर्फ 50,000 रुपये ही मिल रहा है, और उसका सेल भी कम है। बी का सेल भी कम है, प्रॉफिट भी कम है, और ए का सेल भी ज़्यादा है, प्रॉफिट भी ज़्यादा है। आखिर ये डिफरेंट सिर्फ और सिर्फ रेपुटेशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि एक बहुत पुराना है, इसलिए ग्राहक उसे जानता है, कस्टमर उसको जानता है, उसके पास जाता है, और ये भी पता है ग्राहक को, कस्टमर को, कि उसके यहाँ पे किस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, किस तरह का प्राइस में मिलेगा। प्राइस हाई होने के बावजूद भी एक वो प्राइस ग्राहक पे कर देता है, कस्टमर। क्यों? तो क्योंकि उसका रेपुटेशन मार्केट में बना हुआ है, वो नामी हो चुका है। वो उसका जो रेपुटेशन है वही गुडविल है। एक गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन, मतलब आपका मार्केट में क्या वैल्यू है, आपका क्या डिमांड है, दैट इज गुडविल। गुडविल को अगर आप कहें तो वो और सिर्फ रेपुटेशन है। जो रेपुटेशन के कारण, फेमस होने के कारण, या गुडविल होने के कारण, या डिमांड होने के कारण एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा है, उसके सेल्स ज़्यादा है, उसके प्रॉफिट ज़्यादा है, उसके हर चीज़ ज़्यादा होगा। वहीं बी जो है अभी नया बिजनेसमैन है, उसका प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता कि वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। उसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए अभी समय देना पड़ेगा, उसे क्वालिटी देना पड़ेगा, उसे ज़्यादा दिन तक कस्टमर से अटैच रहना पड़ेगा, तब वो प्रॉफिट कमाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग ए और बी का जो शॉप है उसके बीच का जो डिफरेंट है वो आप देख सकते हैं 1 लाख का डिफरेंट है। अब यहाँ पे 1 लाख जो ज़्यादा कमा रहा है, कौन कमा रहा है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ज़्यादा प्रॉफिट है वो ए कमा रहा है। ए को ज़्यादा प्रॉफिट है, बी को कम प्रॉफिट है, क्योंकि ए है आपका ओल्ड, बी क्या है? न्यू। तो यहाँ पे ए का गुडविल जो है बहुत ही ज़्यादा है, वो 1 लाख रुपये ज़्यादा कमा रहा है। गुडविल मतलब रेपुटेशन के कारण। तो किसी भी इंसान का रेपुटेशन ज़्यादा होता है ना, तो हम उसे गुडविल कहते हैं, क्योंकि उस गुडविल के होने के बावजूद ही वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा पा रहा है। और ये जो गुडविल है, ये देखिए कोई सामान नहीं है जिस फिजिकल के रूप में नहीं है जो हम इसको छू सकते हैं। जैसे ये कोई चेयर नहीं है, ये कोई मशीन नहीं है ना, ये कोई बिजनेस नहीं है, ये कोई शॉप नहीं है, ये गुडविल है। ये आपके नाम, आपके शॉप के नाम पे या आपके नाम पे ग्राहक जो आता है वो है। देखिए यहाँ पे बात किया गया है कि गुडविल जो है इंटेंजिबल है। गुडविल इंटेंजिबल क्यों है? क्योंकि गुडविल दिखाई नहीं देता है, गुडविल को आप छू नहीं सकते, पर हाँ आप इसको फील कर सकते हैं, या फिर आप मनी में मेजर कर सकते हैं। मनी में मेजर कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका ये जो ए है वो 1.5 लाख रुपये कमा रहा है, और ये जो है आपका 50,000 रुपये कमा रहा है ना। तो 50,000 रुपये ये कमा रहा है, 1.5 लाख रुपये ये कमा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत ही ज़्यादा कमा रहा है, 3 गुना ज़्यादा कमा रहा है। तो आप इस तरह से दोनों का जो प्रॉफिट है उसका डिफरेंट निकाल के ये पता कर सकते हैं कि ए का गुडविल कितना ज़्यादा है। तो आप अमाउंट से भी डिफरेंट पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो देखिए गुडविल के बारे में मैंने आपको डिस्कस। अब हम लोग फिर से उस पॉइंट को समझते हैं। देखिए गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है, बिल्कुल इंटेंजिबल है। वो टेंजिबल का मतलब होता है जिसको आप छू सकते हैं। तो आप मशीन छू सकते हैं, फर्नीचर छू सकते हैं, शॉप छू सकते हैं,
तो गुडविल को कहाँ छू सकते हैं? आपका रेपुटेशन है उसको कोई छू नहीं सकता, आपका जो गुडविल है उसको कोई छू नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे इसे इंटेंजिबल कहा गया है। और यहाँ लिखा है कि गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट्स विच प्लेसेस एन इंटरप्राइजेज एन एडवांटेज ड्यू टू विच द इंटरप्राइजेज इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट। यहाँ साफ लिखा गया है कि कोई भी इंटरप्राइज या कोई भी फर्म या कोई भी कंपनी गुडविल के कारण, इंटरप्राइज का मतलब यहाँ पे हो गया फर्म, फर्म मतलब कि कारखाना मान सकते हैं, वो फर्म जो किसी गुड्स को बेचता है या अपना नाम देता है, तो वो इंटरप्राइज हो गया एक तरह का, जो मार्केट तक गुड्स को भेजता है, ठीक है, सप्लाई करता है। तो उसे एडवांटेज मिल रहा है, फायदा मिल रहा है। क्यों मिल रहा है जी? किसके कारण मिल रहा है? ड्यू टू विच द एंटरप्राइज इज अर्न हायर प्रॉफिट। अपने गुडविल के कारण, अपने रेपुटेशन के कारण वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा है विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट, मतलब वो किसी तरह का एफर्ट भी नहीं लगाया है। यहाँ बी ने नया बिजनेस स्टार्ट किया, नया तरह का लेवल लगाया, कस्टमर को इनवाइट किया, मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया। वहाँ ए ने कुछ नहीं किया, ए बस पुराना है, इसकी वजह से उसका गुडविल बना हुआ है और कस्टमर से जुड़ा हुआ है। अब वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा है, हायर प्रॉफिट कमा रहा है, 20 से 3 गुना ज़्यादा कमा रहा है। तो मैंने जिससे डिस्कस किया आपको, तो यहाँ पे गुडविल का मतलब इतना ही जानिए कि गुडविल एक रेपुटेशन है। दिस इज अ रेपुटेशन ऑफ अ फर्म, अ पर्सन। ये किसी का भी रेपुटेशन हो सकता है, फर्म का भी हो सकता है, पर्सन का भी हो सकता है, या इंडिविजुअल का भी हो सकता है, या इंटरप्राइज, फर्म, कंपनी का भी हो सकता है। और जितना ज़्यादा गुडविल उतना ज़्यादा प्रॉफिट। चलिए और भी डिस्कस करते हैं इसके बारे में। इसके ये मीनिंग था, तो सबसे पहले आप इसके मीनिंग को यहाँ से यहाँ तक लिख लें, ज़्यादा नहीं लिखना है, बस यहाँ से यहाँ तक लिख लें। उसके बाद वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ गुडविल। Goodwill may be said to be that element arising from the reputation, connection, other advantage processed by the business which enable it to earn greater profit than the return normally to be expected on the capital represented by the net tangible assets employed in the business। देखिए इस पूरे लाइन को मैं समझा रहा हूँ, पूरे मैं डेफिनेशन को समझाऊंगा, क्योंकि ये डेफिनेशन जो है स्पाइसर और पेगलर ने दिया है। आपसे एग्जाम में मीनिंग पूछ सकता है या डेफिनेशन पूछ सकता है, आप रेडी रहेंगे। तो देखिए गुडविल का जो मीनिंग है हम लोग उसको समझते हैं, या जो डेफिनेशन उसको समझ रहे हैं, मीनिंग समझ चुके हैं हम लोग। देखिए एक एक पॉइंट समझिए यहाँ पे। गुडविल मे बी सेड टू बी एन एलिमेंट। गुडविल को आप एक एलिमेंट कह सकते हैं अराइजिंग फ्रॉम रेपुटेशन। मतलब ये कैसे अराइज होता है, कहाँ से आता है? तो रेपुटेशन से आता है। आपके जो रेपुटेशन है उससे आ रहा है, या आपके जो कनेक्शन है लोगों के साथ, जो कस्टमर के साथ, या इन्वॉल्वमेंट है मार्केट में, या आपका जो नाम है, कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन बना के रखे आप, तभी तो ग्राहक ज़्यादा आ रहा है, तभी तो सेल्स ज़्यादा हो रहा है, तभी तो प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। दैट इज गुडविल। एंड अदर एडवांटेज, और भी एडवांटेज, मान लीजिए कि अदर एडवांटेज क्या हो सकता है? हो सकता है आपका जो मार्केट में जो शॉप है वो अच्छा लोकेशन में हो, तो वहाँ पर भी हो। सो बहुत सारा जो फैक्टर होता है, बहुत सारे कारणों से जो गुडविल का एडवांटेज मिलता है किसी इंटरप्राइज को। प्रोसेस बाय द बिजनेस विच एनेबल इट अर्न ग्रेटर प्रॉफिट। मतलब उससे सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता है, जो पुराना दुकानदार होता है, जो पुराना इंटरप्राइज होता है, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पहले ही फंड लगा चुका है, तो उससे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। देन रिटर्न नॉर्मली टू बी एक्सपेक्टेड ऑन द कैपिटल। कैपिटल का मतलब जो पूंजी लगाया था उससे बहुत ही ज़्यादा उसे रिटर्न मिल रहा है। रिप्रेजेंटेड द नेट टेंजिबल एसेट। देखिए नेट टेंजिबल एसेट का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। नेट टेंजिबल एसेट मतलब होता है वो एसेट जिसे हम लोग छू सकते हैं। मतलब ऐसे मतलब क्या होता है? संपत्ति, मतलब हमारा फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, शॉप, ये सब क्या है? हमारा संपत्ति है, इसे हम लोग टेंजिबल एसेट कहते हैं। तो आपने जितना पैसा लगाया नहीं है, जितना पूंजी लगाया नहीं है, मान लीजिए अगर आपने 10 लाख रुपए लगाया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको 1 लाख रुपये रिटर्न होगा, और आपको रिटर्न 2 लाख रुपया हो गया। आप किसी बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए और आपको लग रहा है कि नहीं 10% उसका रिटर्न मिल जाएगा। 10% रिटर्न का मतलब क्या होता है कि मतलब कि 10%, 10 लाख का 1 लाख रुपया, और 1 लाख रुपये रिटर्न मिलेगा। पर अगर आपको 1.5 लाख रुपये रिटर्न आ जाए, 2 लाख रिटर्न आ जाए, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो है गुडविल बना हुआ है मार्केट में, इसीलिए आपको ज़्यादा रिटर्न मिले। आप इतना समझ सकते हैं कि अगर आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है बिना एफर्ट का, बिना कुछ ज़्यादा मेहनत का, तो आप उसे गुडविल कहेंगे। चलिए इसे और भी समझते हैं हम लोग। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ गुडविल। आखिर गुडविल का क्या क्या फीचर्स हैं? तो देखिए इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स। पहला बात कि ये एक इंटेंजिबल एसेट्स है। मैंने कहा था 2 तरह का एसेट्स होता है, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए टेंजिबल एसेट्स के बारे में क्या लिखा गया है यहाँ पे। देखिए टेंजिबल एसेट्स आर द एसेट्स विच हैव बीन फिजिकल एग्जिस्टेंस
टेंजिबल एसेट्स ऐसा एसेट्स होता है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, मतलब जिसको आप छू सकते हैं। दे कैन बी सीन टच, मतलब उसको आप देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, जैसे बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, दैट इज टेंजिबल एसेट्स। और वहीं अगर इनटेंजिबल एसेट्स का अगर हम लोग बात करते हैं तो इनटेंजिबल एसेट्स आर द एसेट्स विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, आप इसको सी नहीं कर सकते ना टच कर सकते, पर हाँ आप इसको मेजर जरूर कर सकते हैं। जैसे कि आपका पेटेंट, ट्रेडमार्क और ये सब एग्जाम्पल हो गया इंटेंजिबल का। आखिर पेटेंट और ट्रेडमार्क क्या होता है? बच्चे इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन रखते हैं कि आखिर पेटेंट क्या है या ट्रेडमार्क क्या है। देखिए, ये पेटेंट और ट्रेडमार्क से ही गुडविल बनता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ पेटेंट का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर मान लीजिए आपने किसी तरह का नया प्रोडक्ट आपने बनाया, जैसे कि मैं आपको इसको एग्जाम्पल के द्वारा बता, तो पेटेंट क्या है चलिए समझ लेते हैं फिर से। पेटेंट और ट्रेडमार्क क्या है? देखिए, पेटेंट और ट्रेडमार्क में क्या अंतर है मैं आपको फिर से बता देता हूँ। अब दोनों में अंतर क्या है? देखिए, पेटेंट क्या होता है आपका, देखिए जब भी आप किसी प्रोडक्ट को इन्वेंट करते हैं या किसी नया प्रोडक्ट को बनाते हैं और आप उसका कोई नाम रखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक पेन बनाया और उसका कोई नाम रख दिया, जैसे आई पेन मैंने नाम रख दिया उसका आई पेन, या जैसे आईपॉड होता है तो मैंने आई पेन रख दिया, क्या दिक्कत है? तो मैंने इस नाम को गवर्नमेंट के पास जाऊंगा और रजिस्ट्रेशन करा दूंगा गवर्नमेंट ऑफिस में कि इस पेन का इन्वेंशन मैंने किया है, इस पेन को मैंने बनाया है और इसका जो नाम है मैंने आई पेन रखा है। तो गवर्नमेंट मेरे नाम पे उसको रजिस्ट्रेशन करा देगा, साथ में मुझसे कुछ पैसा लेगा। और जब ये रजिस्ट्रेशन जो होगा ये 20 साल 10 साल के लिए होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है, मतलब आपको बार बार इसको रजिस्ट्रेशन कराते रहना पड़ेगा। और एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपने जो पेन बनाया जिसका नाम आई पेन रखा, अब ये नाम कोई कंपनी नहीं रख सकता, कोई एंटरप्राइज नहीं रख सकता, कोई कंपनी नहीं रख सकता, ठीक ना, किसी तरह का फर्म भी नहीं रख सकता। तो आप सब बस समझ जाइए पेटेंट भी क्या है, एक तरह का एसेट्स है। क्यों है? क्योंकि आपने जो नाम रख दिया अब कोई नहीं रख सकता, मतलब अब इस नाम पे तो सिर्फ आपका हक है। तो जब हक है तो आपका एसेट्स है और वही आपका पेटेंट कहलाता है। अब पेटेंट आपका इनटेंजिबल एसेट्स है क्योंकि हम इसे छू नहीं सकते। टेंजिबल इंटेंजिबल में बस इतना ही डिफरेंट है, जिसे आप छू सकते हैं जिन एसेट्स को वो टेंजिबल है, जिन एसेट्स को आप नहीं छू सकते वो इनटेंजिबल है। तो आई पेन क्या हो गया? पेटेंट राइट हो गया, ये भी एक तरह का इनटेंजिबल एसेट्स है, मतलब ये गुडविल को बढ़ाता है। आप कभी भी किसी तरह का प्रोडक्ट को बनाते हैं और गवर्नमेंट के साथ उसको रजिस्ट्रेशन करा देते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदा होता है, ठीक है। और वहीं अगर ट्रेडमार्क के बारे में बात करें तो ट्रेडमार्क के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं कि ट्रेडमार्क क्या है। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट में एक स्टाम्प होता है, एक मार्का होता है, एक मोहर होता है, जिससे वो प्रोडक्ट जाना जाता है या जिससे वो कंपनी जाना जाता है कि हाँ ये कंपनी का मोहर है या इस कंपनी का स्टाम्प है। तो ये जो स्टाम्प है जो किसी भी प्रोडक्ट में लगा हुआ रहता है उसे आप ट्रेडमार्क कहेंगे। ये भी इंटेंजिबल एसेट्स है क्योंकि ये ट्रेडमार्क के द्वारा दिखाई देता है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द थर्ड पॉइंट, इट हेल्प इन द अर्निंग हायर प्रॉफिट। बिल्कुल, आपका रेपुटेशन मार्केट में रहेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। इट इज़ एन एट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग द कस्टमर रेगुलरली टू द प्लेस ऑफ द बिजनेस। मतलब ये एक एट्रैक्टिव फोर्स है जिससे आप कस्टमर को बार बार बिजनेस में बुला सकते हैं या बार बार आपका ग्राहक आ सकता है, आपसे जुड़ सकता है। जब आपका रेपुटेशन रहेगा तो ग्राहक ऑटोमेटिक आपके साथ जुड़ जाता है। इट कम इन टू द एग्जिस्टेंस ड्यू टू द वेरियस फैक्टर। ये जो है इसका एग्जिस्टेंस बनता है, मतलब ये अस्तित्व में आता है। कब आता है? जब आप लोकेशनल एडवांटेज लाते हैं, मतलब कि जैसे कि आपका जो शॉप है वो ऐसा प्लेस में है जहाँ पे सब लोग आ जाते हैं, तो ये आपके गुडविल को और बढ़ा सकता है या आपके सेल को और बढ़ा सकता है। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट हो, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ पे ये मैं बता दूँ आपको कि बहुत सारे बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं कि आखिर फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो देखिए, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है यहाँ पे कि जब कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपका होलसेलर रिटेलर कस्टमर से जुड़ा रहता है, कनेक्ट रहता है, तो उसे एक फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं पेन बनाता हूँ और मेरे पास कैपिटल का रिक्वायरमेंट का कमी है, मेरे पास पूंजी नहीं है, तो मुझे होलसेलर क्या करता है? सपोर्ट कर देता है। होलसेलर मुझे पहले से पैसा दे देता है कि आप लीजिए पैसा और आप प्रोडक्ट को बनाइए। तो इससे क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट बना रहता है। मतलब मेरे पास अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग हूँ, मैं प्रोडक्ट को बनाता हूँ और मेरे पास रॉ मटेरियल का पैसा नहीं है, तो मुझे उस केस में होलसेलर हेल्प करता है, मुझे पैसा प्रोवाइड करता है ताकि मैं रॉ मटेरियल खरीदूँ, फिर प्रोडक्ट को बनाऊँ, फिर वापस मैं उसको सप्लाई कर सकता हूँ। तो एक फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है बिटवीन द प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर एंड द कस्टमर। तो ये एक चेन सिस्टम है।
अब यहाँ पे एक बड़ी और नाम की बात किया गया, ब्रांड। बिल्कुल आपका एक प्रोडक्ट का अच्छा नाम होना चाहिए, ट्रेडमार्क होना चाहिए, मोहर होना चाहिए। पेटेंट राइट के बारे में मैंने डिस्कस किया था कि आप अपने प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे गवर्नमेंट के साथ, ये पेटेंट होता है। मार्केट रेपुटेशन क्या है आपका, तो ये सब चीज़ें इसका करेक्टरिस्टिक है, मतलब फीचर्स है गुडविल का। आगे बात करें तो वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव, इट इज डिपेंड ऑन द असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात कहा गया है कि जो आपका गुडविल है वो सब्जेक्टिव है। आखिर इसको सब्जेक्टिव क्यों बोला गया है? जैसे मान लीजिए एक जो रेपुटेशन है जिसकी वजह से वो 1.5 लाख रुपए कमाया था, ठीक है, तो जब तक वो अपना बिजनेस को बेचेगा नहीं तब तक उसको पता नहीं चलेगा कि उसका गुडविल था क्या। मतलब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपका रेपुटेशन है ना, आप उसका वैल्यूएशन भी कर सकते हैं। वैल्यूएशन कर सकते हैं मतलब आप उसको मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं। तो ये कैसे निकाल सकते हैं ये मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा एक्सप्लेन करके। पर अभी बस इतना जान लीजिए कि जो गुडविल है वो एक सब्जेक्टिव मैटर है। मतलब कि हम सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि कोई भी इंसान का जो रेपुटेशन है वो उसको जल्दी मेजर नहीं कर सकता है। कब तक मेजर नहीं कर सकता है? जब तक वो अपना बिजनेस को बेच ना दे। तो इस बेचने वाला जो प्रोसेस है उसे मैं आपको आगे समझाते रहूँगा। तो बिल्कुल अभी हम लोग बस इतना जान लीजिए कि सब्जेक्टिव है और इसका हम लोग असेसमेंट कर सकते हैं, है ना। In the context of partnership, it is a value of share or profit sacrificed by the partner, sacrificing partner। देखिए अगर पार्टनरशिप का बात करें, पार्टनरशिप का अगर हम लोग बात करें तो पार्टनरशिप मतलब क्या होता है? साझेदारी होता है। और यहाँ पे लिखा है शेयर ऑफ प्रॉफिट्स सेक्रीफाइस बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। यहाँ पे देखिए मान लीजिए ए और बी है और सी एक नया पार्टनर कंपनी में आता है, जिसको मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, प्रीवियस वीडियो में आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप एक्ट, सभी चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, देखिए मान लीजिए अगर सी का कंपनी को ज्वाइन करने से पहले ए और बी का इक्वल प्रॉफिट था। मान लीजिए कि इसको भी 1 लाख मिलता था, इसको भी 1 लाख मिलता था, मतलब 2 लाख रुपया मिलता था, ठीक है। अब जब सी आ जाएगा तो ये 2 लाख और 3 भागों में बटेगा, मतलब प्रॉफिट क्या होगा? कम हो जाएगा। तो इससे दिखाई दे रहा है कि ए और बी का जो रेपुटेशन है या गुडविल है वो ट्रांसफर हो रहा है। किसके पास ट्रांसफर हो रहा है? तो सी के पास ट्रांसफर हो रहा है। कोई भी कंपनी में नया पार्टनर आता है तो तीनों पार्टनर का जो गुडविल है उसको वैल्यूएशन करना पड़ता है। वैल्यूएशन मतलब कि आपको पता करना पड़ता है कि सी का क्या गुडविल है, ए का क्या गुडविल है, या ए का क्या रेपुटेशन है, या बी का क्या रेपुटेशन है, या सी का क्या रेपुटेशन है। मतलब यहाँ पे सिंपली हम लोग रेपुटेशन को कैलकुलेट करने लगते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ गुडविल। चलिए इसे भी समझते हैं। इट इज अ वैल्यूएबल इंटेंजिबल एसेट्स, इट इज एमोटाइज ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। अब यहाँ वर्ड एमोटाइज का मतलब क्या होता है मैं उसको बताता हूँ। ये इंटेंजिबल है, ये तो हमें समझ में आता है कि हम गुडविल को टच नहीं कर सकते हैं, इसे सिर्फ हम मेजर कर सकते हैं मनी वैल्यू में। बट एमोटाइज का मतलब क्या होता है कि एमोटाइज ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। तो चलिए इसे समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो सिंपली अगर मैं कहूँ तो बस आप इतना याद रखें कि मशीन में क्या होता है? मशीन का जब वैल्यू घटता है तो वो डेप्रिसिएशन कहलाएगा। मशीन एक टेंजिबल एसेट्स है और टेंजिबल एसेट्स को हम लोग छू सकते हैं। तो जब भी मशीन या टेंजिबल एसेट्स का वैल्यू जब घटता है, क्योंकि मशीन है तो पुराना तो होगा ही, तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहेंगे। वहीं अगर किसी तरह का गुडविल या इनटेंजिबल एसेट्स घटता है तो हम उसे एमोटाइजेशन कहते हैं, एमोटाइजेशन। तो बिल्कुल याद रखें कि गुडविल का वैल्यू घटेगा तो एमोटाइजेशन, और किसी टेंजिबल एसेट्स का घटेगा, टेंजिबल एसेट मतलब मशीन, फर्नीचर, ये सब का घटेगा तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे डेप्रिसिएशन कहेंगे। और जब भी गुडविल या रेपुटेशन घटता है तो वो आपका एमोटाइजेशन होता है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, जिसको AS 26 कहते हैं। और देखिए ये अकाउंटिंग का रूल है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, जिसमें इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में बताया गया है कि इंटेंजिबल एसेट्स प्रेस्क्राइब दैट गुडविल शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज इन द बुक ऑफ अकाउंट अनलेस कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस लाइन को भी मैं समझा देता हूँ कि जो गुडविल होता है उससे हम लोग कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करते। रिकॉग्नाइज मतलब कि हम लोग उसका कभी एंट्री बुक ऑफ अकाउंट में नहीं करते, मतलब किसी भी फॉर्मेट में या किसी बैलेंस शीट में या कहीं भी नहीं दिखाते इसको, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम इसको दिखाते नहीं। कब तक नहीं दिखाते? जब तक इसको पेड कंसिडरेशन नहीं डिक्लेयर कर दें। आखिर ये पेड कंसिडरेशन क्या है मैं उसको भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और एक एग्जाम्पल के द्वारा उससे भी मैं डिस्कस करता हूँ कि ये क्या है, ठीक है। चलिए देखिए, अब
मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि पेड अप या परचेस कंसिडरेशन क्या होता है। देखिए समझिएगा, देखिए गुडविल को जो निकालने का जो तरीका है वो दो तरीका होता है। यहाँ पे मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ कि गुडविल का जो तरीका होता है वो दो तरीका होता है। एक को बोलते हैं गुडविल को निकालने का तरीका जो होता है वो परचेस कंसिडरेशन होता है, परचेस कंसिडरेशन। और दूसरा जो तरीका होता है उसे हम लोग बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड। ठीक है, सेल्फ जनरेटेड तरीका होता है। मतलब दो तरह का मेथड होता है जिससे हम लोग अपना रेपुटेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला है परचेस मेथड और या परचेस कंसिडरेशन कह सकते हैं आप इसको, और दूसरा है सेल्फ जनरेशन या सेल्फ से जो जनरेट करते हैं। ठीक है, ये दो तरीका है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ परचेस कंसिडरेशन के बारे में कि आखिर हमारा जो ये परचेस कंसिडरेशन है ये कौन सा मेथड है और ये इससे का हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं गुडविल निकालने के लिए। तो चलिए बताते हैं। मान लीजिए ए जो है बी का बिज़नेस को खरीदना चाहता है। ए किसका बिज़नेस को खरीदना चाहता है? बी का। तो ए जब बी का बिज़नेस को खरीदेगा तो बी के पास कुछ एसेट्स होता है और कुछ लायबिलिटी होता है, क्योंकि आप किसी का भी बिज़नेस कर देंगे तो उसका कुछ एसेट्स भी है होता है और कुछ लायबिलिटी होता है। एसेट्स मतलब क्या? लैंड एंड बिल्डिंग होता है, मशीन होता है, फर्नीचर होता है, तो ये सब एसेट्स हो गया। लायबिलिटी के रूप में क्या हो सकता है बी ने बैंक से लोन लिया हो या महाजन से उधारी गुड्स लिया हो, तो इस तरह से लायबिलिटी भी होता है। थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि बी का जो एसेट्स हैं वो 10 लाख हैं, अब बी का जो लायबिलिटी है वो 2 लाख है। अगर डिफरेंट निकाला जाए, अगर आप बी का कंपनी खरीदते हैं, आप ए हैं, ए जब बी का कंपनी खरीदेगा तो ए ये देखेगा कि बी का जो एसेट्स है वो 10 लाख है, बी का जो लायबिलिटी है वो आपका 2 लाख है। तो एक्चुअली में ये ध्यान देना पड़ेगा आपको कि एसेट्स तो 10 लाख है, लायबिलिटी तो 2 लाख है, तो आखिर एसेट्स हुआ कितना? आखिर अगर एसेट देखेंगे तो वो सिर्फ 8 लाख होगा। 8 लाख का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि एसेट सिर्फ और सिर्फ 8 लाख है, क्योंकि 2 लाख तो आपने लायबिलिटी चुका दिया। लायबिलिटी मतलब क्या? लोन भर दिया बी का, क्योंकि बी तो अपना बिजनेस दे दिया है तो बी एसेट तो बेच पे करेगा, लायबिलिटी भी दे देगा। लायबिलिटी का मतलब क्या? बर्डन भी दे देगा अपना कि आप संभालो। तो आपको ही ये 2 लाख का लायबिलिटी मतलब चुकाना पड़ेगा, मतलब ए को ही चुकाना पड़ेगा। किसका? बी का। तो यहाँ देखा जाए तो बी का जो कंपनी है, जब ए बी का जो कंपनी खरीद रहा है तो बी का जो कंपनी है वो कितना रुपये का है? वो 8 लाख का है। ठीक है, और ए जो है बी का जो कंपनी है उसको 12 लाख में खरीद रहा है। अब ये सोचिए, बी का जो कंपनी है एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके 8 लाख रुपए निकल रहा है और ए जो है बी को 12 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। आखिर क्यों? हो सकता है बी बहुत पुराना बिजनेसमैन है और वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है ना, और उसका रेपुटेशन मार्केट में बना हुआ है, जिसके कारण वो अपना बिजनेस को 12 लाख में बेचना चाहता है। और ए क्या करता है? एग्री कर जाता है। देखिए 8 लाख का बिजनेस है, मतलब पूरा जो कंपनी है या इंटरप्राइज कह दीजिए, तो बी का जो कंपनी है वो सिर्फ 8 लाख का है, पर ए क्या कर रहा है? बोल रहा है कि नहीं, हम 12 लाख रुपए तुम्हें देने के लिए तैयार है। क्यों दे रहा है भैया? क्योंकि ए जानता है कि बी का जो कंपनी है या बी का जो इंटरप्राइज है या बी का जो शॉप है वो बहुत पुराना है, कस्टमर जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे ए 4 लाख रुपए ज़्यादा दे रहा है, पता है ए को, बट ये 4 लाख रुपए वो आराम से कवर कर सकता है, क्योंकि मार्केट में बी का जो शॉप है बहुत अच्छा चलता है। अगर ए उस कंपनी को खरीद लेता है या शॉप को खरीद लेता है तो वो ये 4 लाख रुपया 1-2 साल में कवर कर लेगा। उसके बाद जिंदगी भर के लिए उसका ही बिजनेस रहेगा और वो अच्छा प्रॉफिट कमाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग किसी भी इंसान का जो रेपुटेशन है उससे हम लोग पता कर सकते हैं। मतलब ए का जो एसेट्स है कितना? सिर्फ आपका 8 लाख है, और सॉरी बी का जो एसेट्स है कितना है? 8 लाख का है, और ए कितना देने के लिए तैयार है? 12 लाख रुपये देने के तैयार है, मतलब 4 लाख रुपये ज़्यादा देने के तैयार है। ये 4 लाख क्या है? ये 4 लाख गुडविल है, मतलब ये बी का गुडविल है, जिसके कारण ए ने 4 लाख रुपये ज़्यादा दिया। तो जब भी कोई एक इंसान दूसरा इंसान का बिजनेस को खरीदता है और अगर कोई चीज़ 8 लाख होने के बावजूद भी आपको 12 लाख दे रहा है, 15 लाख रुपए दे रहा है, ज़्यादा रुपए दे रहा है, तो ये जो डिफरेंट है वो उसका रेपुटेशन को दिखाता है, वो गुडविल को दिखाता है। इस प्रकार से आप परचेस कंसिडरेशन इसको कहते हैं, और ये गुडविल निकालने का बहुत अच्छा तरीका है। मतलब आप जब भी बिजनेस को बंद करते हैं तो आपका बिजनेस का जो भी वैल्यू है, अगर उसको उससे ज़्यादा मार्केट वैल्यू आपको मिल रहा है, ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो वो आपके रेपुटेशन के कारण मिल रहा है, वही आपका गुडविल है। और गुडविल निकालने का जो 2 तरीका है वो आपका परचेस कंसिडरेशन है और सेल्फ जनरेटेड है, जिसमें से आपका परचेस जो कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन मतलब क्या होता है? बातचीत। तो ये सबसे अच्छा तरीका है जिससे आप बातचीत करके किसी भी इंसान का बिजनेस को खरीद लेते हैं और उसे पैसा दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात किया गया है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं परचेस कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट।
पेड फॉर ईट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, देखिए यहाँ परचेस पेड फॉर ईट मतलब कि जब आप बिजनेस को बेचते हैं तभी आप गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं परचेस कंसिडरेशन से, ठीक ना। चलिए, देयर फॉर द सेल्फ जनरेटेड गुडविल, मैंने बताया था आपको एक तरीका होता है परचेस कंसिडरेशन और दूसरा होता है सेल्फ जनरेशन गुडविल, इज नॉट रिकॉग्नाइज इन द बुक ऑफ अकाउंट। सेल्फ जनरेटेड का मतलब क्या होता है, देखिए जब तक आप बिजनेस को बेचेंगे आपको रेपुटेशन कैसे पता चलेगा, आपका रेपुटेशन बिल्कुल बढ़ता है, वो आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। जब आप किसी को बिजनेस बेचते हो तब आपको पता चलता है कि हाँ आपका बिजनेस का क्या वैल्यू है या आपका मार्केट में क्या वैल्यू है, तो वो आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहलाता है। मतलब गुडविल निकालने का दो तरीका है, एक आपका परचेज कंसिडरेशन, दूसरा आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल, करेक्ट। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं और यहाँ पे और भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे इट इज़ नॉट रिकोगनाइज बिकॉज इट्स वैल्यू इज सब्जेक्टिव, और हाँ इसलिए भी नहीं रिकोगनाइज कर सकते क्योंकि ये सब्जेक्टिव है। जब तक आप बिजनेस को बेच ना दें वो सब्जेक्टिव ही रहेगा, वो सिर्फ आपके नाम का रेपुटेशन के अनुसार आपको ज़्यादा हायर प्रॉफिट मिलेगा। इट इज़ नॉट एविडेंस बाय द पेमेंट, जब तक आप उसको बेचेंगे नहीं आपको पेमेंट मिलेगा नहीं, मतलब जब तक पैसे से बात नहीं होगा तब तक आप उसको गुडविल को निकाल नहीं सकते। मतलब गुडविल निकालने का एक ही तरीका है कि आप अपना बिजनेस को सोल्व आउट कीजिए। अमाउंट डज नॉट एक्सचेंज हैंड, ऑन द अदर हैंड परचेज गुडविल इज रिकॉग्नाइज बिंग एविडेंस बाय द पेमेंट। यहाँ पे जब गुडविल को आप परचेस करते हैं, मतलब परचेस मतलब क्या, किसी बिजनेस को परचेस करते हैं, जैसे ए ने बी का भी बिजनेस को हायर किया तो वो क्या कहलाएगा, एक एविडेंस कहलाएगा, क्योंकि वहाँ पे ए ने बी को पैसा दिया है 4 लाख रुपया, करेक्ट। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द नीड फॉर द वैल्यूइंग गुडविल। सो यहाँ तक हमने गुडविल के बारे में बात कर लिया और नेचर गुडविल के बारे में बात कर लिया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा क्या क्वेश्चन है। तो देखिए डिफाइन गुडविल के बारे में हमने डिस्कस किया था, और तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि गुडविल क्या है। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक के अनुसार, जो सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट टॉपिक में मैं जब बताऊँगा तब समझ में आएगा। उसके बाद यहाँ पे गिव एनी 2 फीचर ऑफ गुडविल, जो मैंने बताया था आपको, व्हाट इज मीन बाय द परचेज गुडविल, ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो मिलता है वो गुडविल मिलता है, और आपको सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है या परचेज गुडविल क्या है उसे मैं और भी डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक ना। तो थैंक यू, दिस वीडियो इज कंप्लीटेड। मस्ट राइट ऑल द टॉपिक विच आई डिस्कस इन दिस वीडियो, सभी को आप अच्छे से लिखें ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो, ठीक ना। आप मैंने यहाँ टिक लगा दिया है और आप देख सकते हैं अच्छे से सबको लिख दीजिए। आप टेंजिबल इंटेंजिबल के बारे में भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में। सो थैंक यू।